हेलो गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस एल सुंडा। आज हम बात करेंगे सॉइल वाटर के ऊपर। इससे पहले सॉइल वाटर के ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं और उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट वाली जो चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश की थी। वैसे देखा जाए तो सॉइल वाटर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने का जो कंटेंट होता है वो सॉइल वाटर का जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उन्हीं से आते हैं। ये यूं कहें AOWO में जो सवाल बनता है वो ज़्यादातर सवाल बनने के चांस रहते हैं कि आपको यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो कितने बार पे आती है, या अवेलेबल वाटर क्या होता है, या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कितने बार पे आता है। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और AOWO के एग्जाम में भी जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं उनसे सवाल पूछे गए हैं। यानी RPSC के जो कुछ पुराने पेपर जब हम खंगालते हैं तो उनमें पुराने जो पेपर है उनमें वाटर प्रॉपर्टीज के सवाल भी इंक्लूड किए हुए हैं। मतलब पानी के कुछ विशेष गुण हैं, उन गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उन विशेष प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें तो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर प्रॉपर्टीज के बारे में। हम चर्चा करते हैं वाटर प्रॉपर्टीज। हर एक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, ठीक वैसे ही पानी के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे नंबर 1 सबसे पहले हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज डेंसिटी। और याद रखना ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, RPSC के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। RPSC वाटर की प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल पूछती है तो वो यही पूछा जाता है। ध्यान रखना आप लोग, RPSC के अंदर अगर वाटर प्रॉपर्टीज से कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल यही बनता है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है। ध्यान रखना वाटर की जो डेंसिटी है वो एक आइडियल कंडीशन है। यानी जो डेंसिटी ऑफ वाटर है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है बेटा, वाटर की डेंसिटी है। और वाटर की डेंसिटी कभी भी 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होती है। यानी कि ये जो डेंसिटी है ध्यान रखना वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है ये डेंसिटी, ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, ध्यान रखना। और इसके बारे में मैं पिछली क्लास में चर्चा भी कर चुका हूं कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ये कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। तो ध्यान रखना ये वाली जो डेंसिटी होती है ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है तब ये रहती है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हाई है तब भी इसकी डेंसिटी लो होगी, और अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है उस केस में भी वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ये ध्यान रखना, आप 1 से कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मान लो वाटर की डेंसिटी रिड्यूस होती है, या यूं कहें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यहाँ बर्फ बन जाती है, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और यहाँ पर जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी पहुंच जाती है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी डेंसिटी हो जाती है। यही कारण होता है कि जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो सदैव वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, बर्फ पानी में डूबती नहीं है। उसके पीछे का कारण यह है कि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की तुलना में क्या होती है, लो होती है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ध्यान रखना। तो आपको ये दोनों ही सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ऐसा क्यों होता है तो वो रिलेशन मैंने आपको याद हो तो लास्ट क्लास जब मैंने ली थी, या 2-3 क्लास से पहले एक दिन मैंने पढ़ाया था आपको टेम्परेचर वाली क्लासेज। उसमें वाटर का वो वॉल्यूम होता है उसका टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, कम और ज्यादा होने के बारे में, वहां हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो यहाँ से सिंपल 3 सवाल आते हैं कि भैया वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। एक तो आपसे ये पूछे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको सॉइल की पूछे, भाई सॉइल की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये किसकी होती है, याद रखना ये सॉइल की डेंसिटी होती है, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे वाटर की डेंसिटी। बोलिए ये वाली डेंसिटी कब होती है, तो ध्यान रखना ये वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है, इससे ज्यादा नहीं होती है, इससे कम ही होती है। उसी तरीके से ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ये डेंसिटी रहती है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, दोनों ही केस में इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, सेकंड पोर्शन पे आते हैं, सेकंड जो प्रॉपर्टी उस पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है सरफेस टेंशन। क्या आती है? देखो सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन की हम चर्चा कर लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको मैं चाहता हूं कि मैं आपको एकदम शब्दों के जाल में नहीं फंसाना चाहता, मैं आपको एकदम इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको दो फोर्स मैंने पढ़ाए थे। एक फोर्स मैंने पढ़ाया था कोहेशन फोर्स, एक तो कौन सा पढ़ाया था? कोहेशन। एक फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम आपको याद होगा एडिशन फोर्स। यानी आपको मैंने दो फोर्सेस के बारे में डिटेल से पढ़ाया था, कोहेशन और एडिशन। कोहेशन फोर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेशन। मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का है, दोनों पानी के मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के बीच में जो खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं क्या? कोहेशन। मान लो एक सॉइल का पार्टिकल है, एक वाटर का है, ये सॉइल है, ये वाटर है, दोनों असमान है, डिसिमिलर। तो डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? एडेशन। ये दो फोर्सेज मैंने आपको पढ़ाए। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जब आप लोग पानी डालते हो, यानी जैसे मान लीजिए आपका फर्श है और फर्श पर आपने क्या किया? पानी डाल दिया। अब होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए आप फर्श के ऊपर पानी डालते हो, मान लीजिए आपने थोड़ा सा पानी लिया और उसको डाल दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स आपके फ्लोर ग्राउंड पे जाके गिरती है, आपने देखा होगा वो एकदम से इस तरह से गोल गोल सी बूंदों के रूप में जाके जमा हो जाती है। अब मुझे एक चीज बताइए, होना तो ये चाहिए था कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर क्या होना चाहिए था कि जो पानी के, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल्स को ऐसे बिल्कुल पतली परत के रूप में फैलना चाहिए था। ऐसे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से लेयर बना लेते वाटर सॉइल की सरफेस पे या फर्श के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? होता यह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं और एक बूंद का आकार ले लेते हैं। यानी हमने अक्सर देखा होगा कि सरफेस के ऊपर इस तरह से बूंदे आराम से बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए स्प्रिंकलर चल रहा है, फंवारे चल रहे हैं खेत में, और फंवारों को बंद करके आप खेत में गए, पौधे की पत्तियों पर आपने एकदम बूंदों के रूप में पानी को देखा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो पानी बूंद के रूप में क्यों है? क्या वो पानी पूरी पत्ती पर फैल नहीं सकता था? वो पानी बिल्कुल फैल सकता था, पर दिक्कत इतनी सी थी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, उनके बीच में कोहेशन फोर्स काम करता है। और ये कोहेशन फोर्स क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को एक जगह चिपका कर एक जगह संगठित रखने की कोशिश करता है। उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि ये जो सतह है, ये जो सतह आपको दिख रही है, सतह तो इन पार्टिकल्स को खींचकर खुद से चिपकाने की कोशिश करती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अपना कोहेशन फोर्स वर्क करता है उसकी वजह से एक ड्रॉपलेट के रूप में बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है वो पर्टिकुलर किसी सतह के साथ एक टेंशन या यूं कहिए एक फोर्स वर्क करता है, उसकी बात कर रहे हैं। सरफेस जो टेंशन होता है प्यारे रसगुल्लो, उसकी अगर यूनिट की बात करें तो ध्यान रखना एग्जाम में सवाल आया हुआ है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर करके इसकी यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है? डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट होती है? बोले सर सरफेस टेंशन की। ये सवाल पूछा हुआ है। बोले सर और क्या पूछा हुआ है? ये इसकी जो यूनिट होती है ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई का मतलब होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड्स वाली यूनिट है वो नहीं है। यानी कि आपको अगर ये पूछे कि पृष्ठीय जो सॉरी सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठीय तनाव जो होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखना इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट रहती है। बोले सर और क्या? तो आपको ये भी पूछ सकता है कि वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ध्यान रखना वाटर का सरफेस टेंशन होता है 72.7 72.7 डाइंस पर सेंटीमीटर आपका रहता है। ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। यानी सरफेस टेंशन क्या होता है ये समझा दिया, और इससे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, बोले इसकी यूनिट क्या होती है, बोले इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वाटर जो होता है उस वाटर की आपकी जो सरफेस टेंशन होता है उसका वैल्यू क्या होता है। ध्यान रखना वाटर का सरफेस टेंशन हाई रहता है और उसके पीछे कारण होता है कोहेशन फोर्स। यानी कि वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है?
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो होता है वो हाई होता है, और इसके पीछे कारण क्या होता है, ये होता है, याद रखना, कोहेशन फोर्स। ड्यू टू हाई कोहेशन, ड्यू टू हाई कोहेशन फोर्स, यानी कोहेशन फोर्स हाई होने की वजह से ऐसा होता है। इस बारे में आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना 72.7 डाइंस पर सेंटीमीटर, यहाँ एम नहीं एम दिख रहा है, ये गलती से यहाँ सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। और याद रखना यूनिट क्या होती है? डाइंस। अच्छा यहाँ भी स्क्वायर कर दिया क्या, सॉरी, ये होती है सेंटीमीटर, यानी कि डाइंस पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट रहती है। ये आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी, बेटा ये प्रॉपर्टीज आपके और भी जगह काम आएगी, ऐसा मत सोचना कि यहां से सवाल नहीं आया। तो ये आपको हर जगह पे करेगी, हर जगह काम आएगी। थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है, याद रखना, वो प्रॉपर्टी आती है कैपिलरी। क्या प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर पे? कैपिलरी। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कैपिलरी होता क्या है। अगर कैपिलरी आपने समझ लिया तो यूं मानो कि आपके कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट बचा ही नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा डाउट हो सकता है वो एक ही है, दैट इज कैपिलरी। और कैपिलरी को आप क्लियरली एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में आपको कोई इशू नहीं लगेगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स क्लास में लाइव है, क्या मुझे एक बार ये समझ आप इसका जवाब दे पाएंगे कि ये क्लास के अंदर, लाइव क्लास में जो एक तरीके का फ्लैश सा आ रहा है बोर्ड के ऊपर, ये मुझे ही फील हो रहा है या वास्तव में बोर्ड के ऊपर फ्लैश आ रहा है? फटाफट से कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर कि एक चांद की जैसी स्ट्रक्चर बन रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फटाफट से बताना बेटा। कमेंट करना फटाफट से। ये ऐसा मुझे ही प्रतीत हो रहा है, ये लाइट का फ्लैश ज्यादा आ रहा है या मुझे ही प्रतीत हो रहा है? ओके, कमेंट आया है, एक मिनट। हाँ सर आ रहा है, यानी आज की क्लास में ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ ये किस वजह से आ रहा है। एक मिनट बेटा कविता। एक मिनट, ये फ्लैश आने की जो वजह है, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या वजह है फ्लैश आने की। वजह को क्लियर कर देता हूँ एक मिनट में। ये कोई टेक्निकल इश्यू है, चलो क्लास के बाद इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। आज इसी के साथ देखिए थोड़ा सा, शायद आपको बोर्ड पे कुछ चीजें देखने में भी इशू हो, इसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो कैपिलरी वर्ड यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है वो भी क्लियर कर देते हैं। कैपिलरी क्या होता है? जैसे कैपिलरी का मतलब होता है जो अपने हेयर्स होते हैं, हेयर्स के जैसी बहुत जो फाइन ट्यूब्स होती है, उन फाइन ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं उनको? कैपिलरी। यानी बहुत छोटी छोटी महीन महीन जो आपकी ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं कैपिलरी। अब इसका मतलब समझना हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो ये एक वाटर का भरा हुआ ग्लास है, जैसे पानी का भरा हुआ एक ग्लास है, और आपने क्या किया, इस पानी के भरे हुए ग्लास के अंदर आपने एक छोटी सी बहुत महीन आकार की एक नली डाल दी। यानी कि आपने इस पानी के अंदर इस तरह से एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी वाली, बारीक वाली, ऐसे नहीं कि कहीं तुम कैफे में कॉफी पीने गए हो और कॉफी पीने के लिए जो आपको स्ट्रो दी जाती है, बड़ी वाली पाइप दी जाती है, वो डाल के देखना चाहो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको कब दिखेगा? जब आप बहुत फाइन पतली सी कोई ट्यूब डालकर देखोगे, तब आपको क्लियरली ये चीज दिखाई देगी। तो समझना इस चीज को। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप इसमें बहुत फाइन वाली ट्यूब डालते हो, ट्यूब का मतलब होता है जो माइक्रोपोरोसिटी वाली ट्यूब होती है वो डालते हो, तो आप पाओगे कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर पानी का लेवल, इस ग्लास में पानी का स्तर यहाँ तक है, तो इस ट्यूब के अंदर जो पानी का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और पाओगे कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है। कहाँ तक? यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि अगर पानी यहीं तक भरा हुआ है इस ग्लास के अंदर, तो
तो पर्टिकुलरली इस ट्यूब के अंदर जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो इतना ऊपर तक क्यों चला गया? क्या यहां पर जो प्रेशर लग रहा है और इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है, क्या उनमें भिन्नता है, कोई अंतर है? जी हाँ, उनमें अंतर है। और बोले वो कौन सा अंतर है? तो ध्यान रखना वो अंतर ये है कि ये एक ग्लास की ट्यूब है और यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस ग्लास की ट्यूब में जैसे मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है, तो ये ग्लास की ट्यूब की जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, ये दीवारें क्या करती है, यहाँ जो पानी होता है उस पानी को ऊपर की तरफ खुद से चिपकाने के लिए एडिशन फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ सक्शन कर लेती है। तो आप पाओगे कि दोनों दीवारों के साथ इस तरह से पानी चिपक जाता है और इस तरह से चिपकने के बाद इस तरह की एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। और आपने देखा होगा, जब आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, जब आपने पिपेट देखी होगी और पिपेट से किसी लिक्विड को आपने सक किया होगा, तो पिपेट के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसमें इस तरह की आपने परत देखी होगी। इस परत को बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। इस परत को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो आपको सी आकार की जो एकदम लेयर दिखाई दे रही है, इसको मिनिस्कस बोलते हैं। इसका मतलब होता है मिनिस्कस किसको बोलते हैं? तो मिनिस्कस बोलते हैं, ध्यान रखना, जो लिक्विड एंड एयर की जो बाउंड्री होती है, यहां देखो एयर है और यहां लिक्विड है, तो इन दोनों का जो बाउंड्री लाइन होता है उसको बोलते हैं मिनिस्कस। और याद रखना, जो वाटर होता है ये इस तरह की मिनिस्कस बनाता है, यानी इस तरह का इसका मिनिस्कस बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मिनिस्कस होता क्या है, ये भी ध्यान रखना है, और मिनिस्कस बनने का कारण क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वाटर होता है, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से जो फाइन फाइन जो ट्यूब्स होती है उनमें इसका जो लेवल होता है वो सराउंडिंग जो वाटर होता है उससे ऊपर बढ़ जाता है, और उसका कारण होता है सरफेस टेंशन। क्या कारण होता है उसका? सरफेस टेंशन। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मिनिस्कस होती है ये होती क्या है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि वाटर का लेवल कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर राइज हो जाता है सराउंडिंग वाटर लेवल से, उसको हम बात कर रहे हैं कैपिलरी फोर्स, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। यानी मैं क्लियर कर देता हूं कि वाटर लेवल rise in capillaries due to या जिसको बोल देंगे टेंशन ऑफ, ड्यू टू टेंशन ऑफ कैपिलरी वॉल्स। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कैपिलरीज वाली बात समझ में आ गई है, तो सॉइल के अंदर वाटर का जो मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर की तरफ, उसका कारण भी क्या होता है? यही होता है। और शायद अब कुछ कुछ होके आपका ये जो फ्लैश आ रहा था ये कम भी हुआ है। चलो ये कोई टेक्निकल इशू था, बट अच्छा है कि ये सॉर्ट आउट हो रहा है अपने आप स्वतः ही। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके डन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी जो हम बात करें नेक्स्ट 4 नंबर पे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो ध्यान रखना, वाटर जो होता है इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, यानी एटीएम एक इकाई है, यूनिट है। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है। कितना एटीएम होता है? 1 एटीएम, मतलब ऑलमोस्ट एक बार के बराबर होता है। एक एटीएम या 1 बार भी आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 1 बार के अंदर 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपका पहला सवाल कि भैया वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है? बोले 1 एटीएम होता है। दूसरी बात कि जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है, इस वेपर प्रेशर को हम कहते हैं क्या है? तो ध्यान रखना, सॉरी, इसको मेजर किससे करते हैं? तो याद रखना, इसको मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय मैनोमीटर। किससे करते हैं? जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर का उपयोग करके हम लोग इसको मेजर करते हैं। और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वाटर या जो वेपर प्रेशर होता है उसको किससे मेजर किया जाता है? तो ध्यान रखना, वेपर प्रेशर को मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। किससे मेजर किया जाता है? मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। दूसरी बात
कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm के ऊपर, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब जैसे हम 1 एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, इसके बारे में समझा देता हूं। जैसे हमारी अर्थ के ऊपर चारों तरफ बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर है, और ये जो गैसें हैं ये क्या करती है, सरफेस के ऊपर एक दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। तो नेचुरल कंडीशंस के अंदर इन सराउंडिंग गैसों के द्वारा या एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसें, इनके द्वारा जो प्रेशर हमारी अर्थ के ऊपर डाला जाता है उसको हमने कहा कि यह है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। मामला क्लियर है। आपने ये भी सुना होगा कि कई बार आप पहाड़ की सतह पर जाते हो तो कहते हैं कि वहां दाब कम हो जाता है, यानी गैसों का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि गैसें जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैसों की मात्रा घट जाती है, तो गैसें कम होगी तो सीधी सी बात है प्रेशर भी कम होगा। इसीलिए कई लोगों के नाक कान आंख से खून ब्लड आने लगता है, जो लो या कम वायुमंडलीय दाब की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पानी को लेते हैं और पानी को लेकर हमने गैस के ऊपर चूल्हे पे रख दिया, बर्नर पे, और उसको स्टार्ट कर दिया गर्म होने के लिए। तो उस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी उबलने लग जाएगा। मामला क्लियर है। लेकिन आजकल हम एक नई टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं प्रेशर कुकर। क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर। बोले सर ये क्या बीमारी है। इसका मतलब होता है कि हम एक प्रेशर कुकर मार्केट से, आप सबने देखा होगा, दाल बनाने के लिए आप काम लेते हो, उसमें आप पानी डाल देते हो और उस प्रेशर कुकर में पानी डालकर थोड़ा सा दाल भी डाल देते हो, उसके बाद में उसको एकदम क्लोज कर देते हो, बंद कर देते हो, और उसको फिर आप किस पे, चूल्हे पे रख देते हो। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ी सी देर में, यानी कुछ ही पलों के अंदर आपका जो दाल है वो बॉईल हो जाएगा, पक जाएगा। बोले सर इसका क्या कारण है, कारण समझाओ। उसका कारण ये होता है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें पानी गर्म होता है और उसकी भाप बनती है, और जो भाप होती है उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो अगर उसको जगह नहीं मिलती है तो जो उसमें वेपर बनी है, वेपर की बात कर रहा हूं, जो उसमें वेपर बनी है, जलवाष्प बनी है उस प्रेशर कुकर के अंदर, वो क्या करती है, वाटर के ऊपर प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो वाटर उसके अंदर है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं रहेगा, 100 से ऊपर बढ़ जाएगा, हो सकता है 110 120 डिग्री सेल्सियस पे। यानी जिस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चाहिए था प्रेशर कुकर के अंदर, वही पानी 110 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी उबलता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सर इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप प्रेशर को, वाटर सॉरी वेपर प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हो, तो जिस पदार्थ के ऊपर आप इस वेपर प्रेशर को बढ़ा रहे हो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में हम कहें तो मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ता है, वाटर के ऊपर इंक्रीज होता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ये बहुत आसान सी बात है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोले सर जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 1 atm के ऊपर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। वेपर प्रेशर को हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं, और प्रेशर इंक्रीज करने के ऊपर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जो बॉइलिंग पॉइंट भी ध्यान रखना, पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आप चाहो तो इस वेपर प्रेशर का उपयोग करके हम पैथोलॉजी की लैब में या सॉइल साइंस की लैब में जब हम बैक्टीरिया का आइसोलेशन करते हैं, फंगस का हम आइसोलेशन करते हैं, तो वहां एक टेक्निक का यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बोले ये क्या होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोक्लेव देखा होगा, तो ऑटोक्लेव में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव इस तरह की एक मशीन आती है जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, और इसके ऊपर ही क्या होता है, एकदम गोल गोल सा एक ढक्कन होता है।
इस ढक्कन को हम यहाँ रखते हैं और इसके बहुत सारे बोल्ट्स होते हैं जिनको हम टाइटली कस देते हैं। ये जो आप ढक्कन देख रहे हो इसके ऊपर ऐसे घड़ी के जैसे आपने मीटर लगा हुआ देखा होगा, उस घड़ी जैसे मीटर को बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? मैनोमीटर बोलते हैं। और ये सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, कि प्रेशर को किसमें मापा जाता है, तो दाब के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम होता है मैनोमीटर। फिर क्या होता है कि जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर होता क्या है, नीचे की तरफ पानी भरा रहता है। नीचे की तरफ क्या रहता है? बोले सर वाटर प्रेजेंट होता है। बोले सर इससे क्या होगा? इससे होता यह है कि इस ऑटोक्लेव का जो ढक्कन है उसको हम बंद कर देते हैं, चारों तरफ बोल्ट होते हैं उनको अच्छे से कस देते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर बेटा जो आपका जो पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है ना वो लगी रहती है। बोले सर इससे क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, इसका बटन दबाएंगे और जैसे मान लीजिए टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि हमें इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, तो होगा क्या कि इसको आपने अच्छे से पैक कर दिया है, और पैक करने के बाद आपने क्या किया, यहां से इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव किया, जिससे ये पानी गर्म हुआ। गर्म होने के बाद ये वेपर बन के भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, और ऊपर की तरफ जैसे ही उड़ता है तो इसको बाहर जगह नहीं मिलती है। इसका मतलब इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से भाई साहब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 121 डिग्री सेल्सियस के, या यूं कहें हम सिंपल शब्दों में कहें तो जो 100 डिग्री पे उबलना होता था वो नहीं उबलकर कहां चला जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाएगा। उससे क्या होगा? उससे आपने इसके अंदर एक जाली नुमा संरचना आती है जहां पर आपने Na रखा हुआ है, PDA रखा हुआ है, बोले न्यूट्रेंट अगर मीडिया और पोटेटो डेस्ट्रोज अगर मीडिया, इस तरह के जो मीडिया होते हैं जिनमें आप आइसोलेशन करते हो जो माइक्रोब्स होते हैं उनका, तो होता क्या है कि यहाँ का प्रेशर जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है प्लस प्रेशर भी बढ़ गया है। उसकी वजह से Na और PDA के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया या इसमें जो भी होगा सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इससे इनका क्या हम करते हैं, ऑटोक्लेव या इनका स्टरलाइजेशन करते हैं। यानी कि वहां पर भी यही टेक्निक काम आती है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी टेक्निक का हम यूज करते हैं वेपर प्रेशर वाले का, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कैपिलरी हो गया, वो जो वेपर प्रेशर टेक्निक है वो भी हम लोग मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे एक टेक्निक हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक विस्कोसिटी करके मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो। जब हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक विस्कोसिटी टर्म पढ़ी थी, यानी ये जो भी 5-4 जो भी हो ये लिख लेना, विस्कोसिटी। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विस्कोसिटी होती क्या है, वहां आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी विस्कोसिटी का मतलब क्या पढ़ाया था, विस्कोसिटी का मतलब पढ़ाया था रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी इसका मतलब भी समझ लो, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, सतह है, और इस सतह पर वाटर जो होता है वो फ्लो हो रहा है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होगा, जैसे मान लो एक वाटर चैनल है, नाली है, और उस नाली में पानी बह रहा है, और पानी की बहुत सारी परतें होती है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों परतों से हम लोग जो पानी हमें दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारी परतें प्रेजेंट होती है। बोले सर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सदैव ध्यान रखना, पानी जब एक नाली में बहता है तो जो नाली की दीवारें होती है उन दीवारों के पास पानी के बहने की गति धीमी होती है, जबकि ऊपर की तरफ या बीच की हम बात करें तो पानी तेज गति से बहता है, लेकिन दीवारों के साथ अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, स्लो गति से बहता है। वैसे जनरली हम बात करें तो जैसे आपने कभी भी पानी डाला होगा फर्श पे तो आपने देखा होगा कि पानी एक मोटी सी परत बना लेगा, कुछ दूर में फैल कर रुक जाएगा, लेकिन पूरे फर्श में नहीं फैलता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। पहले मैंने शहद का उदाहरण देके समझाया था कि आपने शहद, एक अंगुली भर के शहद उठाया तो आपने देखा होगा कि शहद जो होता है, या जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने एक प्लेट ली और प्लेट के एक कॉर्नर पे आपने शहद डाला तो शहद बहुत धीमी गति से बहकर नीचे जा रहा होता है। उसी प्लेट में आपने पास में थोड़ा सा पानी डाला तो पानी बहुत तेज गति से बहकर नीचे चला गया। यानी एक लिक्विड किसी सतह पर बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है तो एक बल ऐसा भी होता है कि उस लिक्विड को रोकने की कोशिश करता है, उसको कहता है बहना नहीं है, धीमी गति से। तो शहद जो होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो धीरे धीरे बहता है, और पानी की विस्कोसिटी शहद की तुलना में कम होती है इसलिए वो तेज गति से बहकर चला जाता है। कुल मिला के सीधे शब्दों में समझे तो जब ये पानी आगे की तरफ बहने की कोशिश करेगा
तो इसको, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पानी का अणु क्या करेगा, इस वाले को रोकने की कोशिश करेगा, बांध के रखेगा कि मत जा। क्यों? क्योंकि कोहेशन फोर्स काम कर रहा है। नीचे की तरफ जो सतह है वो भी इस मॉलिक्यूल को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीचे तो सतह है, ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है, बल काम करता है, वो बल होता है एडिशन। इसके ऊपर जो पानी का मॉलिक्यूल होगा उसको ये डांटने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोहेशन फोर्स काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एडिशन और कोहेशन फोर्स की वजह से जो लिक्विड होते हैं वो आगे बहेंगे नहीं, या यूं कहें जब वो बहने की कोशिश करेंगे तो उनको एक बल रोकने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। जब एक द्रव बहता है तो उसके प्रति जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। और ध्यान रखना, वाटर की जो विस्कोसिटी होती है उसका मान होता है 0.0089 पॉइज इसका मान होता है। अगर कोई आपको पूछे कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है तो ध्यान रखना इसकी यूनिट होती है पॉइज। वैसे तो विस्कोसिटी मैंने आपको पढ़ा रखा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई इश्यू रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको याद रख सकते हो, कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये तो आपको समझा ही दिया कि दीवारों के पास विस्कोसिटी ज्यादा होगी, यूं कहें लिक्विड के बहने की गति कम होगी, और बीच में या ऊपर की साइड ज्यादा होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन। बोले सर सब्लिमेशन क्या होता है? अरे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में नहीं पढ़ाया था क्या? अलग से पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब होता है वाटर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। यानी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन हम कहेंगे। तो याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, water directly change into vapor form from solid state। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ सिंपल और मतलब बहुत इजी से हम बात करें तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक इसमें क्या पूछ सकता है, एक इसमें ये पूछ सकता है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन वाटर की कितनी होती है। तो वाटर की आप लोग ध्यान रखना 680 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। यानी वाटर को सॉलिड फॉर्म से सीधा ही लिक्विड बनाए बिना ही अगर आपको वेपर में भेजना है तो आपको ज्यादा नहीं 680 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होगी। ये आपका हीट ऑफ आपका सिंपल जिसको अपन हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है पता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है पता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है ये भी पता हो गया। ये वाटर की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी का और ध्यान रख लेना, एक होता है जो भी 7 नंबर पे आ जाता है डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हाई होने की वजह से ही वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है या नॉन कंडक्टर होता है। ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हाई होने की वजह से ही प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है याद रखना ये लगभग लगभग होता है आपका 79 के आसपास। कितना होता है 79, कुछ बुक्स में इसको 80 भी लिखा हुआ है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, 79 के आसपास याद रखना। और डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की यूनिट मत ढूंढना, इसको इससे 79 की फॉर्म में ही याद रखना है। हाई डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ वाटर किसका कारण होता है, ये कारण होता है ध्यान रखना ये इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वैसे वाटर का आयोनाइजेशन नहीं होता है इसीलिए भी इंसुलेटर होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये तो कुछ बेसिक टर्म्स होती थी जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आपको 3-4 चीजें समझने की जरूरत है। एक तो होता है सेचुरेशन पॉइंट,
इसको समझ लो। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं और इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आपको ये खाली जगह भी दिखाई दे रही होगी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इन पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी जगह हो, सारी की सारी जो जगह है, अगर मान लीजिए वहां पर पानी उपस्थित हो और जितनी भी एयर है अगर वो बाहर निकल जाए, यानी कि सॉइल की जितनी भी पोरोसिटी है वो सारी की सारी पोरोसिटी मान लीजिए फिल्ड हो किससे, वाटर से, फिल्ड विथ वाटर। अगर मान लो इन सारे के सारे पोर स्पेस के अंदर केवल पानी भरा हुआ है, अगर मान लीजिए इनमें एयर नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। यानी सॉइल के अंदर मैक्रो हो या माइक्रो जितने भी पोर्स हुए वो सारे के सारे किससे भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है अनसेचुरेटेड। क्या आता है? अनसेचुरेटेड कंडीशन या अनसेचुरेशन। बोले सर इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए कि इसमें जो खाली पोर्स हैं इनमें से कुछ में तो, जैसे मान लो कुछ में तो क्या है आपका वाटर है, और कुछ पोर्स ऐसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो जिनमें हमें पता चला कि सर एयर भी प्रेजेंट है। यानी अगर एयर प्लस वाटर दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंडीशन। और अगर सारे के सारे जो पोर्स होते हैं वो पानी से भरे हुए हो तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। बोले सर इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया, थोड़ा और उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए आज आपने अपने खेत में इरिगेशन दिया है, जस्ट आपने अभी खेत में पानी लगाया है, तो जब आप खेत को इरिगेट करते हो तो इरिगेशन के तुरंत बाद उसमें जितनी भी हवा होती है सारी बाहर निकल जाती है और सारे के सारे जो पोर स्पेस होते हैं उनमें वाटर भरा हुआ रहता है। उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेचुरेशन पॉइंट। अब हम बात करें तो अगली क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, या फिर हम बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है, या फिर हम बात करें तो फील्ड कैपेसिटी हाइग्रोस्कोपिक एक होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। और फिर अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट आपको और देखना होगा जिसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। ये 4-5 जो पॉइंट है इनको हमें डेफिनेशन के साथ समझना है। और फिर हम बात करेंगे कि सर टाइप ऑफ सॉइल वाटर कितना होता है, टाइप ऑफ सॉइल वाटर, कि सॉइल वाटर जो होता है इसका कितना टाइप होता है। तो इसके 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, और तीनों के अंदर ही वाटर के 3 टाइप पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे हम बात करें तो अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल, सुपरफ्लुअस वाटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस तरह से 3 प्रकार हम इसके पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा सॉइल वाटर भी क्या हो जाएगा, खत्म। और इसके बाद में हम शॉर्ट एंड स्वीट में सॉइल वाटर को डिटरमाइन या मेजर करने की जो टेक्निक्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। जिप्सम ब्लॉक या आपका टेंशियोमीटर, या फिर हम बात करें तो आपका जो टीडीआर मेथड, इस तरह की जो कुछ मेथड्स है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क होने की वजह से आज हम इतनी ही क्लास ले पाएंगे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाडा जोन पर कैसे डिपेंड होता है गुरुजी? अरे बेटा बहुत आसान सी चीज है, देखो समझना। बोले वाडा जोन पर कैसे निर्भर करता है, समझना। देखो यहां लिखा हुआ है कि कैपिलरी फ्रिजिन, हमने कहा यहां तो पहले ही पानी भरा हुआ सा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो आपका आ जाता है रूट जोन, बेटा रूट जोन जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको तो हम ट्रैक्टर चला के लगातार उसको तो एकदम पल्वराइज या यूं कहें उसमें तो एयर का मूवमेंट हम खुद ही डिसाइड कर देते हैं। आपने टिलेज कर दिया, अब पानी डालोगे तो नीचे चला जाएगा। लेकिन ये बीच वाला जोन जो होता है वाडा जोन, इसमें हम आर्टिफिशियली कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। अगर पानी नीचे जाएगा तो यहां तक तो चला जाएगा, उसको तो कोई रोकता ही नहीं है क्योंकि हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भेज देंगे। अब इसके यहां से लेकर इस बिंदु से लेकर यहां तक पानी जो जाएगा उसी से आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, नीचे मिट्टी के अंदर जल स्तर बढ़ेगा। समझ में आ गई? इसका मतलब जो वाडा जोन होता है,
अगर मान लीजिए इसमें कोई पता चला कि कोई हार्ड लेयर है, पानी को नीचे नहीं जाने दे रही, इसका मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, मिट्टी के नीचे की तरफ जो पानी होता है वो वापस से, जैसे जितना पानी आपने निकाला उतना पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो टोटली डिपेंड करता है वाडास जोन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। ओके, आई होप आप सबने सेशन को एंजॉय किया है बहुत अच्छे से। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।